स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि क्लास 5 की एनसीईआरटी की बुक मैं आपकी 3 पार्टों में कंप्लीट करवा दूंगी। तो आज देखिए क्लास 5 की एनसीईआरटी की बुक का पार्ट 3 है और यहाँ से आपकी क्लास 5 की एनसीईआरटी की ईवीएस की बुक कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए मैंने एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर वाइज एक्सप्लेन रखा हुआ है। पहले कभी भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या आगे जो भी पूछे जाने की संभावना है, सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इससे बाहर आपको कोई भी पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जब धरती कांपी, अध्याय 14। इससे पहले की वीडियो अगर आपने ना देखा हो, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 की भी पार्ट 2, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आए भूकंप से कई लोग मर गए थे और बहुत लोग घायल हुए थे। भुज की हालत तो इससे भी ज़्यादा खराब थी। तो देखिए ये जो 26 जनवरी 2001 में भूकंप आया था, ये गुजरात के भुज में इसने बहुत ही ज़्यादा तबाही की थी। तो याद रखिएगा ये भूकंप कब आया था, तो 26 जनवरी 2001 को। नेक्स्ट पॉइंट है भूकंप आने पर क्या करना चाहिए, कुछ सावधानियां दी हुई हैं यहाँ पर देखिए। फर्स्ट पॉइंट है अगर हो सके तो घर से बाहर खुले में निकल जाओ। अगर घर से बाहर निकलना पर लेटकर किसी मजबूत चीज़ जैसे मेज के नीचे छिप जाओ, उसे पकड़े रखो ताकि वह फिसलकर तुमसे दूर ना जाए। रुक जाने तक इंतजार करो। अब देखिए भूकंप में होता क्या है, पृथ्वी में कंपन होता है जिससे जो चीज़ें रखी होती हैं आसपास वो इधर उधर हिलेंगी, गिरने का भी उनका डर रहता है। तो इसीलिए अगर हो सके तो खुले में निकल जाइए, जहाँ पर आसपास कोई पेड़ और ना हो कि आपके ऊपर ही गिर जाएं, खुला मैदान हो। और अगर नहीं हो सकता तो किसी मजबूत चीज़ के नीचे बैठिए ताकि वो उसके ऊपर कुछ गिरे भी तो वो टूटे ना और आपसे दूर ना भागे, उसके लिए आप उसको पकड़ कर रखिए। कुछ सावधानियां थी यहाँ पर देखिए दी हुई थी। नेक्स्ट आपका चैप्टर है उसी से ठंडा उसी से गर्म, अध्याय 15। फर्स्ट पॉइंट है इसमें उसी से ठंडा उसी से गर्म कहानी के लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। दोनों ही पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट कर रखा है कि एक ये जो रचना है उसी से ठंडा और उसी से गर्म, इसके लेखक कौन है। पहला तो आपको ये याद रखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन। दूसरा याद रखना है कि जाकिर हुसैन कौन थे, तो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं ये। यहाँ पर देख लीजिए जाकिर हुसैन हैं, इनसे शायद आपके दिमाग में एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आ जाए कि कौन थे, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा, इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदें जैसी बन जाती हैं। यही नमी शीशे को धुंधला करती है। कभी भी आपके घर में जो शीशा हो उसे छुइएगा, वो हमेशा ठंडा ही लगेगा आपको। और सांस जो होती है, जो हम सांस लेते हैं, वो गर्म होती है। आप शीशे को अपने पास लेकर मुंह के पास लाइए और सांस लीजिए, तो उसमें आप छोटी छोटी पानी की बूंदें देखेंगे। क्यों ऐसा होता है, यह नमी शीशे को धुंधला कर देती है। मतलब हमारे जो मुख से गर्म सांस निकलती है, वो जब ठंडे शीशे पर पड़ती है तो उससे पानी की छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए डॉक्टर हमारी छाती पर स्टेथोस्कोप लगाकर हमारी धड़कन सुन सकते हैं। देखिए स्टेथोस्कोप आप इसे देखकर जान जाएंगे कि बहुत सारे डॉक्टर इसको लिए रहते हैं और हमारी छाती पर लगाते हैं, और इससे क्या किया जाता है, देखिए धड़कन सुन सकते हैं। यहाँ पर देखिए सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, नोट्स बना लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जब खुद की नोट्स से पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो इसका जो PDF है मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगी। क्लास 3 और 4 की एनसीईआरटी का ईवीएस का मैंने PDF शेयर भी कर दिया है। क्लास 5 का बाकी है, ये भी मैं शेयर कर दूंगी, वहाँ से एक बार देख लीजिएगा। आप लोग वीडियो देखने के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट चैप्टर है कौन करेगा यह काम। फर्स्ट पॉइंट है इसमें संत चरण रज सेविता सहज किताब के लेखक है नारायण भाई देसाई, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है गोरेगांव। गोरेगांव एक गांव है जो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोरेगांव का संबंध कहाँ से है, तो महाराष्ट्र से है। भीम यानी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हैं। आज़ादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में ही हमारे देश का संविधान तैयार हुआ था। भीमराव अम्बेडकर की बात यहाँ पर की जा रही है कि भीम यानी जो बाबा साहब मतलब भीमराव अम्बेडकर के नाम से जिन्हें जाना जाता है, इन्हीं की अगुवाई में ही हमारे देश का संविधान तैयार हुआ था। और भारतीय संविधान का निर्माता भी भीमराव अम्बेडकर को ही कहा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है देखिए फांद ली दीवार, अध्याय 17 फांद ली दीवार। फर्स्ट पॉइंट है इसमें छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन आपका कहाँ पर है, तो मुंबई में है। ऐसे ही नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन मुंबई में है, बास्केटबॉल से संबंधित है ये, तो ये कहाँ पर है आपका, ये भी मुंबई में है। साथ ही में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन जो है मुंबई में है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका जाएँ तो जाएँ कहाँ। इसमें देखिए कुछ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं थे, एक ही पॉइंट मिला, डाम होता है, कोल तार को कहते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर।
नेक्स्ट चैप्टर देखिए किसानों की कहानी बीज की जुबानी, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। देखिए फर्स्ट पॉइंट है इसमें वनगाम। वनगाम का संबंध कहाँ से है? गुजरात में है। तो वनगाम एक गांव है जो कहाँ पर है? गुजरात में, याद रखिएगा। उधियू बहुत इंपॉर्टेंट। सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते और उसको सील बंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को उधियू कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर दिखाया भी गया है कि जब सर्दियों का टाइम होता है तब क्या करते हैं कि जो ताज़ी सब्जियां होती हैं, सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में, देखिए यहाँ पर इन लोगों ने भर दिया है और इसको ऊपर से सील बंद कर देते हैं। उसके बाद कोयले के अंगारों में ये मटके को उल्टा रख दिया जाता है और उल्टा रखकर इन सब्जियों को पका लिया जाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है? उंधियू कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है गुजरात में उंधियू का मतलब होता है उल्टा। उंधियू का मतलब भी देखिए यहाँ पर क्लियर हो गया कि इसका मतलब होता है उल्टा। नेक्स्ट पॉइंट है उधियों से ही संबंधित। उधियों के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटी की सौंधी खुशबू, साथ में घर के दूध का मक्खन, दही और जितनी चाहे छाछ। तो यहाँ पर देखिए उधियों में जो सब्जी पकाई जाती है उसके साथ क्या अच्छा लगता है? चूल्हे में बनी बाजरे की रोटियाँ की सौंधी खुशबू, मतलब चूल्हे में बनी जो बाजरे की रोटियाँ वो खाई जाती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, टेस्टी लगती हैं। साथ में घर के दूध का मक्खन हो, दही हो और चाहे जितनी छाछ हो उसमें, ये चीज़ें उसके साथ खाई जाती हैं, अच्छा लगता है। नेक्स्ट देखिए है पॉइंट क्रोटन पौधा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी, ये पौधा फसल के साथ बोया जाता है जो यह बताने में समर्थ है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता होती है। इसकी जड़ें अधिक नीचे तक नहीं जाती। जब यह पौधा मुरझाने लगता है तो किसानों को पता चल जाता है कि फसल को पानी की आवश्यकता है। इसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती हैं। तो देखिए एक क्रोटन नाम का पौधा होता है जो कब बोया जाता है? फसलों के साथ ही बोया जाता है। किस लिए? जिससे किसान ये समझ पाएँ कि फसलों को पानी की आवश्यकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है केचुए। केचुए किसान के मित्र होते हैं, आप सभी जानते हैं। देखिए यहाँ पर क्या पॉइंट दिया हुआ है। केचुए जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। इन केचुओं के मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केचुए जो होते हैं देखिए आपके, ये मिट्टी ही खाते हैं, मिट्टी को ही खाते हैं। तो मतलब जिससे ज़मीन पोली हो जाती है और इनका जो मल होता है, इनके मल से मिट्टी उपजाऊ बनती है। तो ये देखिए केचुए किसान के मित्र इसीलिए कहे जाते हैं, क्योंकि मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, खेतों को उपजाऊ बनाते हैं, इसीलिए किसान के मित्र होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है किसके जंगल। फर्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए कुडुख भाषा बोली जाती है झारखंड में। कुडुख भाषा का संबंध कहाँ से है? तो झारखंड से, याद रखिएगा। सूर्यमणि का संबंध है झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन। झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन चला है, तो उसका संबंध है सूर्यमणि। सूर्यमणि नाम की एक लड़की है जिसने इस आंदोलन को किया था। नेक्स्ट देखिए पॉइंट है तोरांग। तोरांग कुडुख भाषा में का मतलब होता है जंगल, याद रखिएगा। तोरांग का मतलब जंगल। तोरांग में कुडुख समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा जाता है। गाने बजाने की कई चीज़ें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी हैं। तो यहाँ पर देखिए तोरांग का एक तो मतलब हुआ कुडुख भाषा में जंगल हुआ, और तोरांग में रखा क्या जाता है? तो कुडुख समाज के जो लोग होते हैं और अन्य आदिवासी होते हैं उनकी जो खास किताबें होती हैं उनको रखा जाता है। साथ ही में गाने बजाने की कई चीज़ें हो गई जैसे ढोल, बांसुरी, तरह तरह के ढोल, ये सभी आपके तोरांग में रखे जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए पॉइंट जंगल अधिकार अधिनियम 2007। जंगल अधिकार कानून, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभी करें। यहाँ पर होगा उनकी ग्राम सभा करे। तो देखिए बहुत सी आदिवासी जातियाँ होती हैं जो जंगलों में रहती हैं, जंगलों में ही उनका जीवन यापन होता है। तो यहाँ पर देखिए उन्हीं के लिए ये कानून बनाया गया है कि कोई ज़बरदस्ती आकर उनको उस जंगल से हटा ना दे, क्योंकि जो लोग जहाँ रहता है अगर उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा तो वो लोग बेचारे जाएंगे कहाँ। तो इसी से संबंधित देखिए कानून बनाया गया है कि अगर जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हों, अगर वो वहाँ पर रह रहे हैं तो वहाँ पर पैदा होने वाली चीज़ों पर उनका पूरा हक होगा, उनको वहाँ से हटाया ना जाए, बल्कि जंगल बचाने का काम भी उनकी जो ग्राम सभा हो, जो ग्राम सभा लगे वहाँ पर उन्हें करना चाहिए, कोई भी उनको हटा ना पाए। नेक्स्ट देखिए है एक टीन ज़मीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए एग्जाम में पूछा भी गया है। एक टीन बीज हम जितनी ज़मीन पर बोते हैं उसे एक टीन ज़मीन बोलते हैं। एग्जाम में देखिए क्वेश्चन आया था कि एक टीन ज़मीन का संबंध किससे है। 4 पॉइंट्स दिए थे जिसमें एक पॉइंट ये भी था कि एक टीन बीज हम जहाँ पर बोते हैं उसे कहते हैं एक टीन ज़मीन। तो यहाँ पर देखिए इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ जिस जगह पर हम एक टीन बीज बोते हैं वही आपकी हो जाती है एक टीन ज़मीन। नेक्स्ट है झूम खेती, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए इससे क्वेश्चन आपको एक जरूर देखने को मिलता है। मिजोरम राज्य में झूम खेती की जाती है। देखिए आपकी झूम खेती जो होती है उत्तर और पूर्वी इलाके में की जाती है। तो मिज़ोरम आपका उत्तर पूर्वी इलाके में ही आ जाता है। तो मिज़ोरम राज्य में झूम खेती की जाती है। इसमें एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक आराम करने के लिए
छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह जो बांस या जंगल उगाते हैं उसको उखाड़ते नहीं हैं, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख ज़मीन में खाद का काम करती है। सारे पॉइंट्स देखिए इसके इंपॉर्टेंट हैं। फिर जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 3 या 4 आपके ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि कौन सा मिजोरम खेती से संबंधित नहीं है या कौन सा संबंधित है। तो आपको जब सारे ऑप्शन यहाँ पर क्लियर होंगे तभी आप आंसर कर पाएंगे। तो याद रखिएगा सारे पॉइंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए चेराव। चेराव एक नृत्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी मिजोरम में फसल पकने के पर गाँव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। सब एक साथ खाना पकाते हैं और खाते हैं और मज़े करते हैं। तो यहाँ पर देखिए चेराव एक नृत्य होता है, जब मिज़ोरम में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जब फसल पक जाती है तो उसके बाद ये मनाया जाता है। चेराव नाच। चेराव नाच भी करते हैं। इस नाच में ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की तार पर डंडियों को पीटते हैं। यहाँ पर देखिए ये चेराव नाच का मैंने चित्र रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठी हुई है। ये बांस की डंडियाँ ये लोग लिए हुए हैं और ढोल बजता है, उसी की ताल पर ये लोग डंडा को ज़मीन पर पीटते हैं। तो ये आपका होता है चेराव नाच। कहाँ होता है? देखिए मिज़ोरम में होता है, याद रखिएगा। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं। कुछ लोग देखिए यहाँ पर ये बीच में खड़े भी हैं, ये कूद रहे हैं डंडियों के बीच में। ये देखिए आपका होता है चेराव नाच। नेक्स्ट है मिज़ोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट चैप्टर किसकी झलक किसकी छाप। फर्स्ट पॉइंट है इसमें मेंडल। ग्रेगोर मेंडल ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। इनका जन्म सन 1822 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। इन्होंने अपने प्रयोग में मटर के पौधे पर किए थे। तो देखिए आनुवंशिकता की खोज आपकी ग्रेगोर मेंडल ने ही की थी। उसी से संबंधित देखिए इन्होंने अपने प्रयोग सबसे पहले मटर के पौधे पर किए थे। इनका संबंध कहाँ से है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिया से है। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म सन 1822 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। नेक्स्ट चैप्टर फिर चला काफिला। पूरण पोली। चने की दाल की मीठी रोटियाँ। लास्ट चैप्टर है देखिए अध्याय 5 क्लास 5 का आपका एनसीईआरटी की बुक का। पूरण पोली क्या होता है आपका? अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको याद रखना है कि चने की दाल की मीठी रोटियां होती हैं आपकी पूरण पोली। यहाँ पर देखिए झूम खेती से संबंधित मैंने एक क्वेश्चन भी रखा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 3-4 ऑप्शन दे देता है और आपको वहाँ पर आंसर करना होता है। देखिए इससे आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए जाने वाली कथनों पर विचार कीजिए। एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए इस जगह जो बांस या खरपतवार उग जाता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही नॉर्मल सा अंतर है, आप इसको समझना बहुत ही देखिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिख रहा है कि उखाड़ कर जला देते हैं, तो देखिए उखाड़ कर नहीं जलाते बल्कि उसी खेत में गिराकर उसको जला दिया जाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। ये भी देखिए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जब हम उसी खेत में जो खरपतवार होते हैं उसको गिराकर जला देते हैं तो जो राख होती है वो खाद का काम करती है। नेक्स्ट देखिए जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। बिल्कुल गलत है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि गहरा नहीं जोता जाता बल्कि ज़मीन को हल्के से हिलाकर उसमें बीज बो दिए जाते हैं। तो ये भी देखिए पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किसमें दिया है ऑप्शन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका सीटेड जुलाई 2019 में आया हुआ है, कोई ऑप्शन में है ही नहीं फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन राइट मान लेंगे, क्योंकि सेकंड तो आपका है ही नहीं। साथ ही में बी की बात करें तो 4 भी आपका नहीं है और केवल 4 भी आपका नहीं है। तो आप राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में फर्स्ट एंड थर्ड होता तो आप लोग उसको लगाइएगा, बिल्कुल आपका राइट होगा। क्योंकि देखिए खरपतवार मैंने आपको ऊपर बताया कि खरपतवार आदि जंगल को जलाने से जो राख प्राप्त होती है वो खेतों में खाद का काम करती है। तो यहाँ से देखिए आपकी क्लास 5 की एनसीईआरटी की बुक भी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद अब हम प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रैक्टिस से ही आपके सारे पॉइंट क्लियर होंगे, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको समझ में आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।